हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th का एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों की आवर्तिता। ये आपके एनसीईआरटी बुक का थर्ड लेसन है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आपके क्लास 11th का थर्ड लेसन है ये। इस लेसन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बातें करनी है, उन सभी का चर्चा हम अभी आपसे करेंगे। तो आज जो होगा इस लेसन का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में साथ साथ क्या करेंगे, कुछ जो हम लोग का यहाँ पे आवर्त सारणी की बात की जाएगी और तत्वों का वर्गीकरण जो है उसका बात किया जाएगा। मतलब कि आज जो है कहा जा सकता है कि हम लोग इसका परिचय करेंगे इस लेसन का, कि इस लेसन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कुछ टॉपिक को भी साथ में डील करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, तत्वों के वर्गीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले तो तत्व जानो कि तत्व क्या है। तो तत्व की जब आप बात करते हो तो क्या होता है, तो किसी एक प्रकार के गुण वाले परमाणुओं से बने हुए किसी एक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ओके, किसी एक ही प्रकार के गुण वाले परमाणुओं के जुड़ने से तत्व का निर्माण होता है। क्लियर है। तो हम लोग के पास था क्या जो पुराने वक्त में, कि आए दिन कुछ नए तत्व मिल जा रहे थे, खोज हो जा रहे थे। तो नए नए तत्वों के खोज होने की वजह से वहां पर था कि उन तत्वों से ही बहुत तरह के यौगिकों का निर्माण हुआ, बहुत तरह के पदार्थों का निर्माण हुआ। तो प्रश्न ये था कि जब अलग अलग बहुत सारे हम लोग को तत्व मिल गए, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि कुछ तत्वों का गुण समान होता था, जबकि कुछ तत्वों का जो गुण था वो अलग अलग होता था। ओके, कुछ तत्वों का गुण समान देखने को मिला और कुछ तत्वों का जो गुण था वो असमान था। अब इससे यहां समस्या आता है। तो समस्या क्या आएगा, तो चूंकि तत्वों का गुण जब समान नहीं है और कुछ का समान है, तो कैसे हम पता कर सके कि कौन कौन से तत्व का गुण समान होगा और कौन कौन से तत्व का गुण जो होगा वो अलग अलग होगा। इसको आसानी से हम कैसे याद करें। ओके, इस चीज को आसान तरीके से कैसे याद किया जा सके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा सभी के लिए। तो अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना था। तो सॉल्यूशन ढूंढना था तो सभी के दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा तैयार किया जाए जिसमें एक समान तत्व वाले एक समान गुण वाले तत्वों को एक तरफ कर दिया जाए और अलग अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया जाए। तो ये विचार आया लोगों के दिमाग में। अब ये विचार आया तो समझो कि एक तरीके से ये एक सजावट था कि तत्वों को सजाना था उनके गुण के आधार पर। लेकिन आखिर उनका गुण जो है वो निर्भर किस पे करता है, क्योंकि एक तो आधार बनाना पड़ेगा ना, जिस आधार पर उसको हम क्या करेंगे, सजाएंगे। ठीक है, आखिर किस आधार पे गुणों की समानता और असमानता को जानेंगे। अगर हम एक क्रम तैयार कर रहे हैं, तो जैसे हम एक क्रम तैयार किए कि सभी गाय जो होंगे एक लाइन में, सभी बैल एक लाइन में, सभी लड़के एक लाइन में, सभी लड़कियां एक लाइन में, तो कोई एक आधार बनाना पड़ेगा ना, कि नहीं स्त्रीलिंग को एक लाइन में करो, पुल्लिंग को एक लाइन में करो। ओके, जितने भी मेल होंगे, बॉयज होंगे, उनको एक कैटेगरी में कर दिया जाए, गर्ल्स होंगे एक कैटेगरी में। तो एक आधार बना ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये एक आधार बन गया। उसी प्रकार से क्या आधार बनाया जाता कि तत्वों को उनके गुणों की समानता और असमानता का परिचय करा सके। तो आधार के रूप में जो सबसे पहली बार नाम आता है वो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, उसको आधार बनाया गया और उसी के आधार के अनुसार शुरुआत के वक्त में परमाणुओं को तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार वर्गीकृत किया गया। ठीक है,
तो ये किसने किसने किया, उन सब की चर्चा अब हम लोग करेंगे। क्लियर? तो आ जाओ शुरू करते हैं कि वो कौन कौन किया। अब था क्वेश्चन ये कि तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो आपको हम बताएं कि वर्गीकरण की आवश्यकता इसी वजह से थी क्योंकि तत्व जो हैं, कुछ तत्व की गुणों की समानता थी, कुछ तत्वों के गुण असमान थे। तो ये एक प्रश्न था और इस प्रश्न को खत्म करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए एक वर्गीकरण करना जरूरी था। वर्गीकरण में समान तत्वों वालों को एक कैटेगरी में रखना था, असमान तत्वों वालों को, असमान गुण वाले तत्वों को अलग कैटेगरी में रखना था। ओके, तो अब देखो यहां पे, तो यही रीजन है जो कि आवर्त सारणी के विकास का मतलब योगदान इसमें रहा कि ये जो प्रश्न है, इसी प्रश्न का योगदान रहा है आवर्त सारणी के विकास में। तो आइए देखें कि सबसे पहला जो आवर्त सारणी को लेकर के, यानी कि ये जो वर्गीकरण था, इस वर्गीकरण को लेकर के सबसे पहला जो नाम आया और जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उनके बारे में जान ले कि उन्होंने क्या बताया। सबसे पहला तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो लाइट में आए उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइट में जो आते हैं उनका नाम प्राउट है। ओके, उनका नाम जो है वो है प्राउट। प्राउट की परिकल्पना, इसको हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राउट। इन्होंने क्या कहा, तो प्राउट का कहना था, सुन लो, इसको लिखेंगे नहीं हम, सुन लीजिए आप लोग। प्राउट का कहना था कि जो जो तत्व होते हैं, वो सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु के बने हुए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में उपलब्ध जितने भी तत्व हैं, वो सभी तत्व किसके बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु के बने हुए हैं। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही परमाणु उपलब्ध है, वो हाइड्रोजन परमाणु। और उसी के जुड़ने से जुड़ते 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 बहुत सारे परमाणुओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। लेकिन यहां से अब एक प्रश्न उठता है। ओके, अब यहां से एक प्रश्न उठता है हम सभी के लिए कि अगर सभी परमाणु एक ही तरह के, यानी हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं, तो उनकी गुण असमान क्यों है। अगर सभी एक ही तरह के परमाणुओं से बने हैं, सभी हाइड्रोजन के ही बने हुए सभी तत्व, तो तत्वों के गुण अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, कुछ तत्वों की अभिक्रियाशीलता अधिक है, कुछ तत्वों की अभिक्रियाशीलता कम है, कुछ का क्वथनांक ज्यादा है, कुछ का कम है। ऐसा क्यों है। कुछ ठोस अवस्था में होता है, कुछ द्रव अवस्था में होता है, कुछ गैस अवस्था में होता है। ऐसा क्यों। अगर सभी तत्व एक ही प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने से बना है, तो अलग अलग क्यों है उनका गुण। तो इस वजह से प्राउट का जो परिकल्पना होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, प्राउट की परिकल्पना, प्राउट का जो सोच होता है वो फेल हो जाता है। और इसके बारे में ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना, तो इसको हम अभी मिटा देते हैं और हम लोग अपने मुद्दे पर अब आते हैं। हम लोगों को अब जानना है कि सबसे पहला नाम जो आता है एक अरेंजमेंट तैयार करने में, एक सारणी तैयार करने में, जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है डोब्राइनर। ठीक है, डोब्राइनर। डोब्राइनर का त्रिक, डोब्राइनर का त्रिक। अब यहाँ पे इसको डोब्राइनर ट्राइड्स हम लोग कहते हैं, डोब्राइनर ट्राइड। तो बात कर ले कि डोब्राइनर का त्रिक क्या कहता है और इन्होंने किस आधार पे कॉन्सेप्ट तैयार किया। तो इन्होंने बोला कि अगर, ठीक है, अगर एक ही तरह के, अगर समान गुण वाले परमाणुओं को, समान गुण वाले तत्वों को, उनके परमाणु के बढ़ते क्रम में 3 तत्वों को एक साथ रखा जाएगा,
3 समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब एक साथ रखा जाएगा तो उसमें जो बाद के दो तत्व, मतलब जो अलग अलग दो तत्व होंगे और एक बीच का तत्व, तो बीच वाला तत्व का जो परमाणु भार होगा वो बाकी दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, तो 7। इसका कितना होता है, 39। तो इन दोनों का औसत निकाल लो तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो 7 + 39/2 कितना आएगा, 46/2 मतलब 23। और सोडियम का कितना द्रव्यमान होता है, 23 होता है। सोडियम का कितना द्रव्यमान होता है, तो 23 होता है। तो यहां से ये प्रूव हो जाता है, यहां से प्रमाणित हो जाता है इनका नियम। इनका ये नियम जो है वो प्रमाणित हो जाता है यहाँ से कि हाँ, कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों के गुण एक जैसे हैं। ठीक है, तीनों के गुणों में समानता है। अब इन तीनों को इस तरीके से रखा गया और रखने के बाद जब देखा गया तो ये पहला और तीसरा जो होगा तत्व उसके परमाणु भार का जो औसत है वो किसके बराबर है, तो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर। तो ये प्रमाणित हो गया, इनका नियम सही रह गया। अब इनका तो नियम सही हो गया, इन्होंने काफी वाहवाही भी लूटी और इनकी काफी तारीफ भी की गई, क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक क्रम बनाया, एक अरेंजमेंट तैयार किया। ठीक है, एक सूची तैयार की ऐसी। तो इन्होंने इसके लिए तो तैयार किया, फिर एक और इनका देखते हैं। इन्होंने फिर एक और सूची यहाँ पे तैयार किया, एक और देखा इन्होंने। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन की बात करें तो 35.5 परमाणु भार, इसकी बात करें तो लगभग 124। ओके, नहीं 127। ओके, ये कितना होगा, 127। तो अब इन दोनों का औसत निकाल लें हम लोग, तो चलिए देखते हैं औसत निकालते हैं। तो 35.5 + 127/2 कितना हो जाएगा, 5। 7 5 12, 3 2 5 और 1 6/2 कितना आ जाएगा, 81.25। परमाणु भार कितना आ गया, 81.25। ओके, लेकिन ब्रोमीन का परमाणु भार होता कितना है, 80 होता है। ब्रोमीन का परमाणु भार होता कितना है, 80 होता है। ओके ना, ये परमाणु भार 80 होता है। तो इस परिस्थिति में अब यहां पर ये चीज देखने को मिल गया कि इस वाले स्थिति में जो त्रिक का नियम था, और त्रिक का नियम एग्जैक्ट तरीके से काम नहीं किया, पूर्ण रूप से काम नहीं किया। फिर इन्होंने एक और तैयार किया, समान गुण वाले को एक और कैटेगरी में। चलो देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम को इन्होंने इस कैटेगरी में रखा। और जब द्रव्यमान इन्होंने देखा तो 40 कैल्शियम का, उसके बाद बेरियम का कितना है, तो बेरियम का 137। अब इन दोनों का औसत निकाल लें तो 40 + 137/2 तो कितना होगा, 7। 4 3 7/2 कितना आएगा, देखिए 2 8 16, 2 8 16, क्लियर है, 2 8 16, 2 8 16। फिर उसके बाद 0.5। लेकिन एक्चुअल में कितना है, स्ट्रोंटियम का भी अगर देखें हम लोग तो एक मिनट, अगर स्ट्रोंटियम की बात कर ले हम लोग, तो स्ट्रोंटियम की बात करें तो यहां पर क्या होगा, इसका 88 होगा लगभग, क्लियर, 88। तो
जैसे जैसे हम यहां पर देखें कि देखिए जैसे जैसे बड़े परमाणु आते गए, बड़े तत्व आते गए जिनका भार ज्यादा था, जैसे जैसे बड़े तत्व आए वैसे वैसे इनका जो नियम है वो काम नहीं कर पा रहा था। इनका जो लॉजिक था वो लॉजिक क्या होने लगा था, फेल होने लगा था। ओके, इनका लॉजिक फेल होने लगा था। तो इस परिस्थिति में डोबराइनर का जो ट्रिक था वो फेल हो गया। ये किस पर लागू सिर्फ हो पा रहा था, तो ये सिर्फ और सिर्फ हल्के तत्वों पर लागू हो पा रहा था जिनका परमाणु द्रव्यमान कम हो। ये भारी तत्वों पर लागू नहीं हो पा रहा था, तो इनका नियम जो है फेल हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब इसका हमने इनका जो नियम है डोबराइनर का ट्रिक का नियम, उस नियम का स्टेटमेंट लिख देते हैं आपको, ताकि आप उसको नोट कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, उसको लिख देते हैं हम। देखिए यहां स्टेटमेंट हम लिख दिए आपके लिए। स्टेटमेंट क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले तीन तीन तत्वों को वर्गों में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और दूसरे तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट हो गया आपका डोबराइनर के त्रिक का। ओके, डोबराइनर के त्रिक का जो स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी ये त्रिक का नियम क्या कहता है, तो ये स्टेटमेंट होगा, ये कहा जाता है। और उसका एक उदाहरण यहां पर हम दे दिए हैं। इसमें दोष की बात करेंगे तो यह हल्के तत्वों के लिए सही होता है, बाकी भारी तत्वों पर ये काम नहीं कर पाता है। और एक निष्कर्ष यहां पर लिख दिए हैं कि इनके ट्रिक से एक चीज क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं द्रव्यमान और तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों के बीच संबंध। ओके, तत्वों के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण जो होंगे उनके द्रव्यमान से कहीं ना कहीं संबंधित होंगे। ये बात यहां से क्लियर हो जाती है डोबराइनर के ट्रिक से। तो अब जो है, अब परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान को ही आधार बना लिया गया। आगे जो आएंगे वैज्ञानिक वो सभी इन्हीं के इन्हीं के जो कॉन्सेप्ट था, जो कि परमाणु भार और गुण को संबंधित इन्होंने किया, जोड़ा, तो उसी को आधार बना करके बाकी सभी जो वैज्ञानिक आए वो आधार बनाए परमाणु भार को और अपना अपना आवर्त तैयार किया है, अपना अपना उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो चलिए अब आगे अगला देखते हैं। अगला है हम लोग का न्यूलैंड का अष्टक का नियम। तो चलिए उसको लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आपको हम समझा देते हैं। अब देखिए यहां हम लोग बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। ओके, पहला तो हम लोग बात कर लिए, पहला नाम जिनका था डोबराइनर का ट्रिक हम लोग पढ़ लिए। अब जो दूसरा नाम है समझ लो, अब दूसरा नाम किसका आ रहा है, तो न्यूलैंड के अष्टक का नियम, न्यूलैंड का नाम आता है। इन्होंने किस आधार पे अपना ये तैयार किया, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये देखा कि जब परमाणुओं को जब तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार उनको आगे सजाया जाए, उनको एक क्रम में लिखा जाए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब सजाया जाएगा, तो इन्होंने ये पाया कि हर एक पहला तत्व और आठवां तत्व का जो गुण होगा, चाहे कहीं से गिने, कहीं से भी शुरू करें, तो पहला जहां से शुरू करेंगे और आठवां जिस पर आएगा, ये दोनों तत्वों का गुण जो होगा समान होगा। किस गुण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस गुण का चर्चा हम लोग आगे की वीडियो को में करेंगे, और नहीं तो उदाहरण के तौर पे दे दें विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, ठीक है, अभिक्रियाशीलता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ये सभी गुण हैं। ठीक है, तो ये सभी गुण समान होंगे, इन्होंने ये पाया। क्लियर? ये जो गुण हम बोले, सब गुण की चर्चा हम लोग आगे करेंगे इस लेसन के टॉपिक में। तो
अब जो है कि ये जो गुण है, ओके, ये जो गुण है, ये गुण समान है आठवें तत्व और प्रथम तत्व का, पहले तत्व का। और इन्होंने ये पाया भी और ये सही भी निकला। कैसे सही निकला देख लो यहां। लिथियम से इन्होंने सजाया तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम आ गया। तो अब देखो तो यहाँ पे लिथियम से गिनना शुरू करें तो लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहां से शुरू किए थे, 8 इस पे आया। दोनों के गुण क्या होंगे? समान होंगे। संयोजकता निकाल कर दिखा देते हैं आपको, देख लो। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3, 1:2, 2:1। संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। उसी प्रकार सोडियम का भी पर निकाल कर हम आपको दिखा देते हैं, 1:2, 2:2, 2p6 एंड 3s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो देखो तो कितना आ रहा संयोजकता? एक एक आ रहा है। एक ग्रहण करेगा ना, ये भी सॉरी एक का त्याग करेगा ना, एक त्याग करेगा। तो संयोजकता दोनों की क्या आ रही है? एक एक। गुण में समानता दिखा? गुण में समानता दिख रहा ना। अंतिम कक्षा तीसरा है, तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। समानता दिख रहा संयोजी इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके गुणों में समानता है। उसी प्रकार से बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात कर ली। यहां से गिनना शुरू करो, मान लेते हैं इसको पहला माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां मैग्नीशियम आया। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का गुण जो होगा समान होगा, दोनों की संयोजकता 2 होती है। इसी प्रकार बोरोन अल्युमिनियम का देखोगे तो सेम आएगा। कैल्शियम सिलिकॉन का सॉरी कार्बन सिलिकॉन का देखोगे समान आएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस समान, ऑक्सीजन सल्फर समान रहेगा और फ्लोरीन क्लोरीन समान रहेगा। ओके, तो इन्होंने ये बात ऑब्जर्व की और ये जो था इसको बाद में एक तरीके से और जोड़ दिया गया। कि कैसे जोड़ा गया? तो म्यूजिकल टोन पर। ओके, जो संगीत का जो स्वर होता है, स्वर क्या होता है? तो होता है सा रे ग म प ध नी, ओके, और फिर उसके बाद सा, फिर रे। तो देखो तो सा रे ग म प ध नि सा, यानी एक अगर यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस तरह से सांगीतिक स्वर में पहला स्वर और 8वां स्वर समान होता है, जिस तरह से सांगीतिक स्वर में पहला स्वर और 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार से यहां पर तत्व के गुण भी समान होंगे। पहले तत्व और 8वें तत्व के गुणों की समानता, एक जैसे गुणों में समानता होगी। ओके, एक जैसे गुण होंगे इनके। क्लियर होगी बात? ओके, उसी चीज को न्यूलैंड का अष्टक नियम बताता है। देखिए यहां स्टेटमेंट इनका क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होगा। ओके, और वो बात हम लोग यहां पर देख पा रहे। लेकिन अब यहां पर एक दिक्कत था। ओके, दिक्कत क्या था? तो ये था बच्चे कि ये जो अष्टक नियम था, इन्होंने एक हद तक सही काम किया इनका अष्टक नियम। लेकिन जैसे ही नोबल गैस का खोज हो गया, नोबल गैस का खोज हुआ, तो नोबल गैस किसके बाद आ गया? फ्लोरीन के बाद। फ्लोरीन के बाद आ गया नियॉन। फिर कौन आ गया? फिर यहां पर आ गया नियॉन, यहां पर आ गया आपका आर्गन। तो अगर अब यहां से गिने पहले से, तो पहला ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तो नियॉन आ गया। और लिथियम और नियॉन का जो गुण है वो बिल्कुल अलग अलग है। लिथियम अभिक्रियाशील है, नियॉन अभिक्रियाशील नहीं होता है।
तो गुण असमान हो गया। जैसे ही नोबल गैस का खोज हुआ, इनका गुण जो है फेल हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कहानी ये कि इन्होंने अपने अष्टक में जगह खाली नहीं छोड़ा, मतलब जितना इन्होंने बना पाया उतना बना पाया। उसके बाद इन्होंने उसमें जगह खाली नहीं छोड़ा ताकि और भी तत्वों को यहाँ पर सजाया जा सके। मान लो जो तत्व उस वक्त में नहीं खोजे गए होंगे तो थोड़ा समय बदला तो खोजा गया, तो इन्होंने वो क्या हो गया, इन्होंने वो काम नहीं छोड़ा, वो जगह ही नहीं छोड़ा कि नए तत्व जब आएंगे तो उनका भी जगह होना चाहिए। जैसे यहाँ पर नियोन और आर्गन आ गया, नियोन आर्गन हीलियम है ना, क्रिप्टन जेनन ये सब आ गया, तो इसके लिए जगह इन्होंने नहीं छोड़ा था। और इस परिस्थिति में इनका जो थ्योरी होता है वो थ्योरी क्या होता है, फेल हो जाता है। क्लियर है। अब इतनी बात होगी हम लोगों की। ओके, तो देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम लोग अगले नियम की तरफ पढ़ते हैं, और वो है लोथर मेयर का परमाणु आयतन का वक्र। ठीक है, या फिर परमाणु आयतन का वक्रता नियम भी उसको कहते हैं। तो उसकी बात कर लेंगे हम लोग। ओके, चलो शुरू करते हैं, उसको लिख लेते हैं पहले, फिर आपको हम उसको थोड़ा डिटेल तरीके से समझाएंगे। तो ये देखिए, ये है लोथर मेयर का परमाणु आयतन का वक्र का नियम। ओके, इनके मुताबिक क्या कहना था कि तत्व का जो आयतन होगा, किसी भी तत्व का जो आयतन होगा, आयतन पर किसी परमाणु का गुण निर्भर कर रहा होगा। किस पर निर्भर करेगा, तो परमाणु के आयतन पर तत्वों का गुण निर्भर कर रहा होगा। ओके, तो हम लोग परमाणु के आयतन के अनुसार क्या कर सकते हैं, तत्वों का अरेंजमेंट यानी सजावट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और इनका जो सजावट था वो सजावट ग्राफ पे रहा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो इस ग्राफ पे इस तरीके से इनका जो था वो तैयार किया गया। अब चूंकि इनका जो ग्राफ था काफी सक्सेसफुल था, बहुत सारा डिटेलिंग कर सकता था, और इन्होंने बहुत सारे तत्वों को भी सजाया, और साथ साथ नई जो तत्व खोजे नहीं गए तो उसके लिए भी इन्होंने जगह छोड़ा। ओके, लेकिन होता ये है इनके साथ कि जब ये ग्राफ बन जाता है तो इस ग्राफ पर थोड़ा सा लोगों को समझ पाना, चीजों को याद कर पाने में थोड़ा समस्या आ रही थी। और आवर्त सारणी आखिर तैयार क्यों किया जा रहा था, ताकि सिस्टम को आसान किया जाए। लेकिन ये जो देखा गया तो इसमें थोड़ा सा सिस्टम जो था वो टफ हो गया, थोड़ा ज्यादा भारी टाइप सा हो गया। ओके, तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, ज्यादा काम नहीं कर पाया। नहीं तो इनका कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट इन्होंने गलत नहीं बनाया। तो इनका इस प्रकार से ये रहा लोथर मेयर का वक्रता वाला नियम। तो इन्होंने ग्राफ बनाया परमाणु आयतन और परमाणु भार के सापेक्ष में, और इन्होंने ये एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ पे सभी तत्वों को बताया। अब उसमें आपको हम बता दें कि किस तत्व को किस जगह पे रखा गया। तो इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओके, जो क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु तत्व होते हैं, उन तत्वों को क्या किया गया है कि ग्राफ में सबसे टॉप पोजीशन दिया गया। इन्होंने ये बताया कि सबसे ये क्या होंगे, टॉप पोजीशन पर होंगे। फिर उसके बाद ये बेरिलियम, फिर कैल्शियम है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ पे। तो इन्होंने बताया कि ये जो, ठीक है, ये जो आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये जो तत्व होंगे, क्लियर है, और ये तत्व जो होंगे क्षारीय मृदा धातु इसको हम लोग कहते हैं। और ये तत्व जो होंगे ये किस प्रकार से होंगे, तो जब लाइन नीचे की तरफ गिर रहा होगा, यानी घटते हुए, क्लियर है, घटते हुए क्रम में इन तत्वों का जगह क्या होगा ग्राफ में, तो घटते हुए क्रम में ग्राफ पर इनका पोजीशन होगा, इनकी स्थिति होगी। फिर बताया गया
किसके बारे में? तो बोरोन, बोरोन, अल्मोनियम, ठीक है, बोरोन हो गया, अल्मोनियम हो गया। तो इस तरह के जो तत्व होंगे, इन तत्वों को सबसे नीचे वाला पोजीशन दिया गया। ओके, फिर उसके बाद वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें ये फास्फोरस सल्फर, तो फास्फोरस सल्फर ये देखो, ये किस परिवार का है? नाइट्रोजन वाले परिवार का। तो नाइट्रोजन यहां पर होगा, तो ये नाइट्रोजन मान लो है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये जो, सॉरी सल्फर नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस की बात कर लें तो इनका पोजीशन कहाँ होगा? तो जब ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा तब वहां पे होगा। क्लियर है? ग्राफ जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा तो वहां पे इनका पोजीशन होगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी कि नाइट्रोजन जैसे जितने भी गुण वाले होंगे तत्व, उन सभी तत्वों का पोजीशन कहाँ होगा? तो जो ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा बढ़ते क्रम में। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की बात करें तो ये भी ऊपर की तरफ चढ़ते हुए में होंगे, ठीक है। और फिर वहीं पे संक्रमण धातु की बात करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी संक्रमण धातु हैं। तो सभी संक्रमण धातुओं की जो स्थिति होगी वो नीचे में होगी। ओके, वक्र में नीचे होगी और सभी एक जगह लगभग होंगे। क्लियर? तो इनका जो ये ग्राफ था काफी अच्छा था, काफी सक्सेसफुल भी रहा, सफल भी रहा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का लोथर मेयर का ग्राफ, वक्रता आयतन का, परमाणु आयतन का वक्र। तो ये हम लोग का क्लियर हो जाता है। अब जो हम लोग का अगला वीडियो होगा, उस अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग का होगा मेंडलीव का आवर्त सारणी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।